एवरीवन, आशा करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स टारगेट पर। क्लास 12 की मैथ की सीरीज आखिरी चैप्टर जिसका नाम है प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी लगातार चल रही है और हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 13.2 पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो पिछला क्लास हमारा है वो 13.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित है। हम हमेशा आपको एक्सरसाइज को कराने से पहले उसमें यूज होने वाले फार्मूले, उसके पहले जितने भी प्रमेय दिए हैं उनका निगमन और सारी चीजें, एग्जाम्पल्स जितने भी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें मैं आपको बता के ही एक्सरसाइज के सवाल को कराती हूँ। ऐसा इसलिए ताकि आपको कोई भी फार्मूला रटना ना पड़े, सवाल अपने आप आपको आ जाएगा अगर आप फार्मूले को ठीक तरीके से समझे हैं। उसका यूज करना क्यों है ये आप जानते हैं। तो इसी क्रम में चूंकि बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास पिछली हमने लिया है 13.2 के लिए, तो आज हम उसी के हिसाब से आज एक्सरसाइज 13.2 को हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें कोशिश करेंगे कि आधे प्रश्नावली को कवर कर लिया जाए। हालांकि प्रश्नावली लंबी है और सवाल भी थोड़े से इसकी लैंग्वेजेज लंबे हैं तो समझाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है। तो इसके लिए हो सकता है इसके 2 से 3 पार्ट मिले, लेकिन आपको आराम से बस जितने क्वेश्चन को करा रही हूँ मैं ध्यान से देखना है, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना बच्चों को पढ़ते टाइम बहुत आसान लगता है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर की ये खासियत है, जिस टाइम टीचर पढ़ा रहे होते बच्चे को उस टाइम ये वाला चैप्टर उनको बहुत आसान लगता है और जैसे ही चैप्टर फिनिश कर दिया गया उसके बाद रिवीजन की बारी आती है। आपको खुद ही जब रिवीजन करना पड़ता है तब आपको ये चैप्टर कठिन लगने लगता है। इसका रीजन ये है इसका लैंग्वेज थोड़ा सा टिपिकल है, समझने में आपको थोड़ी सी समस्या आ सकती है, इसलिए आप इसको ध्यान से बिल्कुल देखेंगे। और चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर शेयर कर दीजिएगा। आइए अब सवाल को देखते हैं। 13.2 का पहला सवाल दिया है, यदि PA बराबर 3/5 PB = 1/5 तथा दिया है A और B, यहाँ B छूट गया है सवाल में, B को बढ़ा देंगे। A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं तो A इंटरसेक्शन B का मान बताइए। बहुत आसान होना चाहिए आपके लिए सवाल, क्योंकि अगर आपने पिछला बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्लास लिया है तो उसी फॉर्मूले पर ही है। हमने पिछले क्लास में स्वतंत्र घटनाएं और प्रायिकता का गुणन नियम के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा है। अगर आपका वो क्लास मिस हो गया है तो आई बटन पे जो वीडियो दिख रहा है उसको टैप करिए और सीधे उस लेक्चर को आप अटेंड कर सकते हैं, जहां पे आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद प्रायिकता का गुणन नियम और स्वतंत्र घटनाओं के बारे में बताया गया था। तो उसी पे आधारित ये सवाल है, आइए देखते हैं। यहाँ पे आपके पास PA दे रखा है, PA माने A के घटित होने की प्रायिकता 3/5 है और B के घटित होने की प्रायिकता इसने दिया है 1/5। तो कह रहे A और B यदि स्वतंत्र घटना है तो A इंटरसेक्शन B का मान बताइए। अब ध्यान रखिएगा, चूंकि दिया है क्या दिया है, A और B क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। और अगर आपको याद हो स्वतंत्र घटनाएं कब होती हैं, इसमें हमने पढ़ा था जब A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं तो दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है यानी कि PA इंटरसेक्शन B क्या होता है, PA इंटू होता है PB, क्योंकि यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फिर नहीं रह जाती थी। A B पर डिपेंड नहीं करता, B A पर डिपेंड नहीं करता। तो ये कंडीशन होती है स्वतंत्र घटना में कि दोनों का इंटरसेक्शन दोनों के प्रोबेबिलिटी के गुणनफल के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी मान रखा है दिया है रख लेंगे और इंटरसेक्शन का मान आपसे पूछ रखा है इसने। PA की वैल्यू इसने दिया है 3/5 और PB की वैल्यू है 1/5। बस फार्मूले पे आधारित ये क्वेश्चन था। 5 × 5 = 25। क्या आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा? बिल्कुल आसान है। स्वतंत्र घटनाओं में दोनों का इंटरसेक्शन दोनों के प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर हो जाता है। तो जल्दी नोट करिए, दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 क्या दिया है देखिए, और ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। कह रहे 52 पत्तों की एक गड्डी में से या
यादृच्छिया बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए, दोनों पत्तों के काले रंग की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे बात ताश की हो रही है, तो ताश के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी, कम से कम उतना जितना कि आपके सभी सवालों में ताश पे जो भी सवाल बनता है काम आ जाए। देखिए ताश के बारे में यहाँ थोड़ा सा मैं आपको नोट कराऊंगी, आप ध्यान रखिएगा। ताश में कुल पत्ते, अगर मैं कहूँ कुल पत्ते जो होते हैं, कुल पत्ते, ये इस सवाल के लिए ही नहीं, आगे प्रायिकता में जितने भी सवाल आएंगे वो सारे के सारे इसी पे लग जाएंगे। कुल पत्तों की संख्या होती है 52 ताश में। कुल कितने होते हैं? 52। अब ये 52 जो पत्ते हैं ना, इनकी 2 कैटेगरी होती है। 2 कैटेगरी, हाँ 2 कैटेगरी। एक पहली कैटेगरी में आते हैं लाल रंग के पत्ते, लाल, और दूसरी कैटेगरी में आते हैं काले रंग के पत्ते। पहली कैटेगरी में लाल रंग के और दूसरी कैटेगरी में काले रंग के पत्ते। अब आधे आधे होते हैं, 52 का आधा 26 होता है, तो 26 लाल होंगे और 26 काले होंगे। तो जैसा कि ये सवाल लाल और काले पर बना है, तो अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि लाल पत्ते होते कितने हैं, काले पत्ते होते कितने हैं 52 में से, तो आप सवाल को बना ही नहीं पाएंगे। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, 52 में से 26 लाल होते हैं, 26 काले होते हैं। जिन लोगों ने ताश खेला होगा या देखा होगा उनको मालूम होगा ये चीज। तो आप यहाँ से जानेंगे 26 लाल 26 काले। अब इन लाल में भी 2 ग्रुप में बट जाता है, 2 ग्रुप में बट जाता है। फर्स्ट ग्रुप इसका मान लेते हैं ये ईंट है, फर्स्ट ग्रुप ईंट है, और दूसरा होता है इसका पान। ईंट और पान ये लाल लाल रंग के होते हैं, और इसमें भी 13 होता है, इसमें भी 13 होता है, यानी 13 ईंट 13 पान। अब काले पत्ते भी 2 कैटेगरी में होते हैं, कौन कौन सी? इसमें आता है चीड़ और होता है हुकुम, चीड़ और हुकुम। चीड़ और हुकुम ये भी 13 होता है और हुकुम भी 13 होता है। यहाँ से क्या देखा, 52 की पहले 2 कैटेगरी लाल और काले में बटी, 26 लाल 26 काला। अब लाल की 2 कैटेगरी बटी 13 13 आधे आधे की, आधा ईंट है यानी 13 ईंट और 13 पान। इसी तरह काले की 2 कैटेगरी बढ़ गई, आधा चीड़ आधा हुकुम, यानी कि 13 ये 26 हो गए। अब ये तो हो गया इनका, इस पे भी सवाल आता है, ईंट पान चीड़ हुकुम पर भी सवाल बनता है, लाल काले पर बनता है। इसके अलावा ध्यान दीजिए इन 13 में किस तरीके से होते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक इक्का होता है, इसमें इस 13 का एक इक्का होता है, एक बादशाह होता है, एक बेगम होता है, एक गुलाम होता है। तो इस तरीके से करके 13 पत्ते होते हैं। तो इसमें से एक मान लेते हो क्या है, इक्का है, इसका एक इक्का है। इस पान में भी एक इक्का होता है, एक इक्का, एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम, इस तरीके से पत्ते होते हैं। मैं सबको नहीं दर्शा रही हूँ, केवल इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम को दर्शा रही हूँ। बाकी 8 और पत्ते होते हैं, 4 ये हो गए, 8 और इसमें भी 4 हो गए, 8 और। इन 13 में भी वही हाल रहता है, 1 2 3 4, ये इक्का, बादशाह, गुलाम और बेगम, और ये 8 और होते हैं। इसी तरह ये भी 1 + 1 + 1 + 1 + 8 के फॉर्मेट में होता है, मतलब एक इक्का, एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम, 8 और पत्ते। तो इस तरह से आपको क्या देखने को मिला कि 52 पत्तों में रंग अगर पूछे रंग पे तो 2 रंग होते हैं, लाल और काले, 26 लाल 26 काले। अब ये लाल रंग पे पूछे प्रश्न तो लाल रंग के जो पत्ते हैं 26 वो 2 कैटेगरी के होते हैं, ईंट और पान, 13 ईंट और 13 पान। इसी तरह काले पत्ते के जो 26 पत्ते हैं काले, उसमें 2 कैटेगरी होती है, 13 चीड़ और 13 हुकुम। और फिर इसमें भी ये जो 13 ईंट है, इसमें क्या होता है, एक इक्का होता है, एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम, और 8 और पत्ते होते हैं। पान वाले में भी वही हाल है, एक बादशाह, एक इक्का, एक गुलाम, एक बेगम और 8 और। चीड़ में भी हुकुम में भी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कुछ नोट करने वाली बात ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे अगर पूछे लाल कितने पत्ते होते हैं, ये अभी सवाल का जवाब हम देंगे, पहले इस पे जाने। लाल पत्ते कुल होंगे 26। अगर पूछे काला पत्ता कुल कितना होता है, आप कहेंगे
26। फिर ईंट कितना होता है, ईंट भी आपको नोट करना है 13। पान कितना होता है, कहेंगे 13। चीड़ कितने होते हैं, चीड़ भी 13। हुकुम कितना, हुकुम भी हो गया 13। और भी कुछ चीजें हैं आपको ध्यान रखने वाली। इक्का कितना होता है, इक्का कितना हो गया। अब पूछे इक्का कितना होता है तो क्या देखा, इसमें एक इक्का, इसमें एक इक्का, इसमें एक इक्का, इसमें एक इक्का, मिला के चारों में एक एक इक्का मिला के कुल इक्के हो गए 4। फिर अगर इसी तरह पूछे बादशाह कितना होता है, बादशाह कितने होते हैं, तो इसमें एक बादशाह, इसमें भी, इसमें सबका एक बादशाह, तो 4 बादशाह हो गया। पूछ ले बेगम कितनी होती है, बेगम, तो चारों में एक एक बेगम, तो 4 बेगम हो गई। और गुलाम कितना होता है, गुलाम है, इसमें गुलाम भी सब में एक एक होता है, तो 4 गुलाम हो गए। तो इन पे ही सवाल बनते हैं, इसके अलावा कोई ऐसा पॉइंट ताश में नहीं है जिस पे सवाल बने। बादशाह, गुलाम, बेगम, इक्का और चीड़, हुकुम, पान, ईंट, लाल और काले, इन्हीं सब पे सवाल बनता है। तो जितना भी ताश के बारे में आपको सवाल को हल करने के लिए जानकारी चाहिए, मैंने यहाँ पे बोर्ड पे नोट करा दिया है, आप इसको एकदम इसी क्रम में नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम इस सवाल का आंसर आपको करेंगे, तो जल्दी इसको नोट कर लीजिए। फिर हम क्या करते हैं, इस सवाल का आंसर निकालते हैं। आइए, तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने ताश के बारे में जान लिया। अब हम क्या करते हैं, इस सवाल को हल करते हैं। अब कह रहा 52 पत्तों की एक गड्डी से यादृच्छिया 2 पत्ते निकाले गए बिना प्रतिस्थापित किए। 2 पत्ते निकाले गए, तो दोनों पत्ते के काले रंग की होने की प्रायिकता, ये देखिए काले रंग पे प्रश्न पूछा है। अभी मैंने काला रंग, लाल रंग और सारी चीजें आपको बता दिया। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे 2 पत्ते निकल रहे हैं ना, तो अगर हम पहला, और भी दोनों काले रंग का, तो आप पहले कहेंगे कुल पत्तों की संख्या। कुल पत्ते ताश के कितने होते हैं, कुल पत्ते आपके पास कितने हैं, 52 है। तथा काले रंग का कितना होता है, काले रंग के कुल पत्ते कितने होते हैं, काले रंग के कुल पत्ते आपके पास, अभी तो आपने देखा काले और लाल रंग दोनों ही 26 होते हैं, 26 आ गया। अब आपसे काले रंग का पत्ता निकल रहा है, लेकिन 2 पत्ते, और निकलने के बाद रखा नहीं जा रहा है। पहला पत्ता काले रंग का निकला, फिर दोबारा उस गड्डी में नहीं डाला गया। तो अगर हम मान लें ए दर्शाए किसको, पहला पत्ता काले, पहला पत्ता काले रंग का हो, काले रंग का है, यानी घटना ए अगर दर्शाए कि पहला पत्ता जो निकाल रहे हैं वो काले रंग का निकाल रहे हैं, तो इसके घटित होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी जरा बताएंगे क्या। अगर ए दर्शाए पत्ता काले रंग का है, और यही मैं लिख दूं कि बी घटना दर्शाए कि जो दूसरा पत्ता निकाल रहे हैं, दूसरा पत्ता भी क्या हो, काला हो, काला रंग का हो, काला रंग का हो। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, पहले तो पहला पत्ता निकला, तो पहला पत्ता काला निकले, इस बात की क्या प्रायिकता होगी, तो कुल पत्ते कितने थे, 52 थे, और काले रंग के 26 थे, तो काला ही निकलेगा। इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो 26 काले में से ही तो काला निकलेगा, लाल में से थोड़ी ना काला निकलेगा। तो कुल यहाँ पे अनुकूल है 26, यानी 26 में से कोई निकल सकता है, और बटे प्रायिकता 52 पे निकलेगी, क्योंकि कुल पत्ते तो 52 है, 52 में से कोई भी पत्ता निकल सकता था, लेकिन काला होने की प्रायिकता इन 26 से भाग देंगे तो आएगा। तो काला होने की प्रायिकता में ये अनुकूल है बटे कुल, अनुकूल 26 और कुल है 52, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगी पहले पत्ते के काले होने की। अब कह रहा है दूसरा पत्ता भी काले रंग का हो, दूसरा पत्ता भी काले रंग का हो। अब दूसरा पत्ता भी काले रंग का हो ये निकालना है, तो अब बी नहीं निकालना पड़ेगा हमें, पी बी निकाल लेंगे तो गलती हो जाएगा। हमें क्या करना होगा, पी बी
बटे ए निकालना पड़ेगा। याद करिए पिछली प्रश्नावली सप्रतिबंध प्रायिकता क्या कहती थी, एक शर्त के हो जाने के बाद जब दूसरे का निकलता था तो पहले वाले का उस पर असर होता था, है कि नहीं। तो अब आपको दूसरा पत्ता भी काले रंग का है, लेकिन दूसरा निकाल रहे हैं उसके ठीक पहले एक पत्ता तो निकल चुका है ना, तो ये कैसे आएगा, दूसरा पत्ता काला होगा। अब उसकी क्या प्रायिकता होगी, क्योंकि आगे अब हम दूसरा पत्ता निकाल रहे हैं तो उसके लिए पत्ता पहले निकल चुका है तो वो शर्त भी तो लागू होगा। तो अब हम जब दूसरा निकालेंगे तो अब कुल जो काला रंग का है वो भी काला निकलना है। तो टोटल 26 काला पहले था, लेकिन एक काला निकल चुका, तो अब काले कितने बचे, अब 26 में से केवल 25 काला बचा है। तो अनुकूल परिस्थिति इसके लिए 25 होगी। और कुल कितना होगा इसके लिए, कुल 52 था, लेकिन जब एक पत्ता निकला है तो कुल पत्तों में से भी तो एक पत्ता कम हुआ है, तो अब ये हो जाएगा 51। ठीक है, तो ये हो गया। और ये बी ए के बाद, ये बी बटे ए क्या दर्शा रहा है कि बी घटित हो रहा है ए के बाद। तो अब हमें क्या चाहिए, दोनों पत्ते यानी कि पी ए बी, ए तथा बी यानी दोनों पत्ते के निकल जाने की प्रायिकता क्या होगी। आपको पिछले लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट वाले में मैंने समझाया था कि पहले वाले पे तो कोई शर्त नहीं थी तो ये पी ए होगा, लेकिन दूसरे वाले पे शर्त आ गया तो ये पी बी बटे ए होता है, यानी ए के हिसाब से बी लिखा जाता है, क्योंकि ए के हिसाब से बी की संख्या घट गई बढ़ गई इसलिए। तो पी ए आपका 1 बटे में 2 आ गया था, और पी बी आपका आया है पी बी बटे ये 25 बटे 51 हो जाएगा। गुणा कर लेंगे हम तो ये हो जाएगा 25 बटे में ये हो जाएगा 102। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थोड़ा बहुत अगर डाउट रह भी गया है तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, अगले क्वेश्चन में ये भी कमी पूरी हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला जो सवाल है इसको देखते ही एक बार जब स्टार्टिंग में देखेंगे ना तो होश ही उड़ जाएगा कि इतना बड़ा सवाल दे रखा है, लेकिन यकीन मानिए जिस दिन आप सवाल को समझने का तरीका सीख गए, सवाल बड़ा नहीं लगेगा, आसान ही है, बस थोड़ा सा लंबा इसका आकार दिख रहा है। आइए पढ़ते हैं सवाल को एक बार ध्यान से। कह संतरों के एक डिब्बों का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरों को यादृच्छिया बिना प्रतिस्थापित हुए निकाल कर किया जाता है। यानी संतरे के डिब्बे की चेकिंग चल रही है, जिसमें से आपको एक के बाद एक करके 3 संतरा निकालना है, और फिर क्या कर बिना रखे वापस से, यानी एक संतरा जिसे निकाल दिया जाता है वापस नहीं रखना है, बिना प्रतिस्थापित हुए निकाला जाता है। इसका यही मतलब है कि एक संतरा जब निकाल दिया गया तो दोबारा से उसको उसमें वापस से नहीं रखा जाता है। कह रहा यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हो तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत कर दिया जाता है। यानी तीनों जो आपने निकाला बाई चांस तीनों के तीनों संतरे ठीक ठाक निकले तो वो डिब्बा बिक जाएगा, यानी बिक्री के लिए स्वीकृत हो जाएगा। अन्यथा अस्वीकृत, यानी कि तीनों संतरों में से अगर एक भी संतरा खराब निकल गया तो फिर डिब्बे का बिक्री अस्वीकृत हो जाएगा, यानी स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो एक डिब्बा ऐसा जिसमें 15 संतरे हैं, जिसमें 12 संतरे हैं और 3 खराब संतरे हैं, 12 और 3 मिला के 15 संतरों का एक डिब्बा है, तो कह रहा है उसके बिक्री होने के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता, यानी कि ये आपसे पूछा है कि एक 15 संतरे वाला डिब्बा है जिसमें 12 अच्छे हैं और 3 खराब है, एक्चुअल में उसका क्या प्रायिकता है कि वो बिक्री के लिए स्वीकार कर लिया जाएगा। यानी कि यहाँ समझिएगा पूछना क्या चाह रहा है, बिक्री के लिए स्वीकार कर लिया जाएगा, इसकी क्या प्रायिकता है। स्वीकार कब किया जाएगा, जब आपने ऊपर प्रश्न को पढ़ा है तो क्या पढ़ा है, अगर तीनों संतरे जो आपने निकाल के चेक किया तीनों के तीनों अच्छे निकलते हैं तो ही तो वो डिब्बा बिकेगा। तो यानी कि हमें प्रायिकता निकालना है कि तीनों जो संतरे निकले हैं वो अच्छे हैं, तभी ना स्वीकृत होगा। तो यही इसके थोड़ा सा घुमा के इसके पूछने का तरीका है। स्वीकृत होने का क्या मतलब है, तीनों निकाले गए संतरे अच्छे होने चाहिए। अब इतने बड़े सवाल का छोटा सा आप सलूशन देखिए।
कह रहे 15 संतरे का डिब्बा है, तो यहाँ पे नोट करेंगे डिब्बे में कुल संतरे कितने हैं। कुल संतरे आपके पास दे दिया है 15, जिसमें किस तरीके के दिए हुए हैं, जिसमें 12 तो अच्छे हैं, 12 तो अच्छे संतरे हैं और 3 खराब है, ऐसा उसने कहा है कि इस 15 में कैसे हैं, 12 अच्छे हैं और 3 खराब हैं। और आपसे क्या कह रहा है कि तीनों के अच्छे होने की प्रायिकता, चाहे ये कहता तीनों निकाले गए संतरे अच्छे होने की प्रायिकता, इसी को घुमा के इसका पूछने का मन कर दिया, तो इसने कह दिया कि बिक्री के लिए स्वीकृत होना, यानी बिक्री के लिए तो तभी स्वीकृत होगा ना जब तीनों निकाले संतरे अच्छे होंगे। तीनों में से एक भी खराब होता तो बिक्री के लिए स्वीकृत ही नहीं होता। तो यहाँ पे अगर हम दिखाएं 3 घटना मानना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपको ए बी सी 3 घटना मानना पड़ेगा क्योंकि 3 संतरा निकल रहा है। तो आप यहाँ पे ए मान लो, पहला संतरा अच्छा हो, अच्छा है। बी मान लो दूसरा संतरा भी अच्छा है, दूसरा संतरा अच्छा निकला। और सी मान लो कि तीसरा संतरा भी क्या है, अच्छा है। ठीक है, यानी ए को माना पहला संतरा जो निकला अच्छा है, बी को माना दूसरा भी अच्छा, सी को मान लिया तीसरा भी अच्छा। अब एक के बाद एक करके निकलेगा, तो पहला जब संतरा निकल रहा था तो कोई शर्त है नहीं, तो पी यहाँ पे क्या होगा, यानी पहले संतरे के निकाले जाने की प्रायिकता क्या होगी, पहला संतरा वो भी अच्छा हो, तो अनुकूल बटे कुल, अनुकूल में अच्छे संतरे में से ही तो अच्छा निकलेगा। तो 12 अच्छे हैं तो 12 में से कोई हो सकता है, और कुल कितना था, कुल 15 संतरे थे, तो ये हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 3 से कटेगा 4 बार में और 3 से 5 बार में, तो ये 4/5 आ जाएगा, 3 चौके 12 और 3 पचे 15, ये पीए हो गया। अब हमें दूसरा एक संतरा निकल गया, इसकी ये प्रायिकता है। अब दूसरा संतरा भी अच्छा हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो यहाँ पे पी बी निकालेंगे। अगर हम पी बी निकालें तो बी अब अकेला नहीं निकलेगा, बी के पीछे एक शर्त लग गया कि अब एक संतरा अच्छा जो था वो निकल चुका है, क्योंकि बिना प्रतिस्थापित हुए दिया है, यानी दोबारा से रखा नहीं जा रहा है। तो अब बी तो निकलेगा लेकिन ए के हिसाब से निकलेगा, यानी अब थोड़ा सा इसमें परिवर्तन आएगा। कैसा परिवर्तन आएगा, दूसरा संतरा अच्छा निकालना है, तो 12 तो अच्छे थे, एक अच्छा तो हमने निकाल दिया ना, तो अब अच्छे कितने बचे, 11 ही अच्छा बचा, और कुल में से भी तो हमने एक निकाल दिया, तो कुल अब आपके पास कितने बचे, 14 संतरे मात्र बचे थे। ठीक है, तो ये पी बी बटे हो गया। क्लियर यहाँ तक। तीसरी बात है, अब सी की बारी, पी सी क्या आएगा, यानी कि सी के तीसरे संतरे के अच्छा होने की प्रायिकता क्या होगी। अब सी के पीछे तो 2-2 शर्तें लग गई, एक ए वाला निकला, यानी पहला अच्छा निकल चुका, दूसरा अच्छा निकला, तो इसके पीछे 2-2 शर्तें कौन कौन है, एक ए वाली शर्त है और एक यहाँ पे बी वाली भी शर्त आ गई, ये वाली भी शर्त आ गई, बी की भी शर्त आ गई। यहाँ बी भर लिखेंगे तभी काम चल जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पे सी के पास इसमें भी अच्छा ही निकालना है, तो अच्छे थे 12, एक अच्छा यहाँ निकल चुका है, दूसरा निकला, अब अच्छे संतरे कितने बचे, अब अच्छे संतरे आपके पास केवल और केवल 10 बच गए, 2 संतरे क्योंकि निकल चुके हैं, और कुल संतरों में से भी तो 2 संतरा निकल गया, तो अब संतरे बचे आपके पास 13। ठीक है, तो ये तो अलग अलग कंडीशन है, हमें सभी को तीनों को एक साथ निकालने के बाद क्या होगा, यानी कि अतः हमें निकालना है तीनों संतरे अच्छा होने की प्रायिकता, चाहे तीनों संतरे के अच्छा होने की प्रायिकता कहिए, चाहे डिब्बा के बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता कहिए, एक ही बात है। क्या आएगा ध्यान से समझिएगा, इसको हम सिंबल क्या दिखाएंगे, पी ए भी अच्छा, बी भी अच्छा, सी भी, यानी ए बी सी तीनों संतरे अच्छे संतरे को
तीनों ए दिखा रहा है पहला संतरा अच्छा, बी दिखा रहा है दूसरा संतरा अच्छा, सी दिखा रहा है तीसरा, ए बी और सी तीनों अच्छे हों, इसकी प्रायिकता क्या होगी, ध्यान से। पहले पी ए आया, इसमें कोई शर्त नहीं आई, फिर बी बटे ए आया, पी बी बटे ए आया, और फिर लास्ट में पी सी बटे, अब ए और बी दोनों आएंगे, ठीक है। तो यहाँ तीनों का मान रख दीजिए, इसका मान हो गया 4 बटे में 5, इसका मान हो गया 11 बटे में 14, इसका मान हो गया 10 बटे में 13। गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा। इसको काटेंगे 5 से 2 बार में और 2 से ये कट जाएगा 7 बार में, तो कुल मिला के आपका ऊपर कितना बचा है 44 और बटे में कितना आ जाएगा 13 सत्ते 91, तो ये 44 बटे 91 आपका आंसर हो जाएगा। यही प्रायिकता होगी डिब्बा के स्वीकृत बिक्री के लिए स्वीकृत होने के लिए। तो यही है, इसमें फार्मूला रटने की जरूरत भी नहीं है, ध्यान से समझते जाएंगे तो आ जाएगा आपको। देखिए इसमें बिना शर्त का था, इसमें ये शर्त लग गया बट्टे में आ गया, इसमें ये दोनों शर्त बन गए तो ये दोनों बट्टे में आ जाएंगे। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, कितना भी दे आगे ऐसे होता चला जाएगा। अगर 4 संतरे होते तो डी बटे ए बी सी आ जाता और एक आगे वो जो कंडीशन आता उसका भी पूरा हो जाता। तो आई होप समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया है सवाल नंबर 4। एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला गया। मान ले कि एक घटना क्या दर्शा रही है, सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, और बी दर्शा रहा है कि पासे पर संख्या 3 प्रकट होता है। को निरूपित करते हैं तो निरीक्षण कीजिए कि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं या नहीं। बहुत ही अच्छा सवाल है और भाषा पे मत जाइए, सवाल इसके आसान है, भाषा थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान देंगे तो कठिन नहीं लगेगा। आइए देखते हैं, कह रहे हैं एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासा उछाला गया, यानी एक सिक्का और एक पासा उछाला गया। तो पहले आप यहाँ से इसका प्रतिदर्श समष्टि लिख देंगे। अब सवाल चूंकि लिखा है तो मैं आंसर में भी सवाल नोट नहीं करा रही हूँ, इस हिसाब से हम प्रतिदर्श समष्टि लिखते हैं किसका, एक न्याय सिक्के और एक अभिनत पासे के उछालने पर। सिक्के पर आप सभी जानते हैं हेड या टेल में से आता है कोई एक, और पासे पर 1 2 3 4 5 6 में से आता है। चूंकि इसको साथ में उछाला गया तो कुल क्या क्या संभावनाएं होंगी। हो सकता है हेड के साथ 1 आया हो सकता है हेड के साथ 2 आया हो सकता है हेड के साथ 3 आया हो, सिक्के पर हेड और पासे पर 3 आया हो सकता है, सिक्के पर हेड पासे पे 4 आया हो सकता है, सिक्के पर हेड पासे पर 5 आया हो सकता है सिक्के पर हेड और पासे पर 6 आया हो। अब आगे 7 तो आएगा नहीं, अब टेल के साथ देख लेंगे और इसे मिटा देते हैं। तो हो सकता है कि सिक्के पर टेल आया हो पासे पर 1, हो सकता है सिक्के पर टेल पासे पर 2, सिक्के पर टेल पासे पे 3, सिक्के पे टेल पासे पर 4, सिक्के पर टेल पासे पर 5, सिक्के पर टेल और पासे पर 6। ये टोटल आपका प्रतिदर्श समष्टि होगा। आप देख पाएंगे इसमें कुल कितना है, काउंट कर सकते हैं। अगर पूछे एनएस में कुल कितने आए तो कितनी यहाँ प्रतिदर्श बिंदु है 1 2 3 4 5 6, इसके हेड के और 6 टेल के, यानी कि 6 और 6 हो गए 12। क्लियर है। अब इसने क्या कहा है, इसने दे दिया है कि घटना ए क्या दर्शा रहा है, ए दर्शा रहा है कि सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, सिक्के पर चित्त, और चित्त को हेड कहते हैं, चित्त प्रकट होता है, इसको कहते हैं हेड। तो आप बताइए कि ए में आएगा क्या, यहाँ पे ए में आएगा कौन कौन, चित्त माने हेड वाले सिक्के पे आए, ऐसा कितना पॉसिबिलिटी इसमें से है। तो हेड वाले लिख देंगे H1 आएगा, H2 आएगा, H3 आएगा, H के साथ 4 आ सकता है, H के साथ 5, H के साथ 6, यानी कि सारे के सारे चित्त वाले इसमें आ जाएंगे, क्योंकि ये क्या दर्शा रहा है, सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। तो चित्त वाले आ गए, टेल वाला हमने छोड़ दिया, पट वाला। अब देखते हैं बी क्या दे दिया है,
बी दे रखा है पासे पर संख्या 3 प्रकट होता है, पासे पर संख्या 3 प्रकट होता है, प्रकट होता है। तो यहाँ से बी में कौन कौन मिल जाएगा? पासे पर 3, पासे पर 3 कहाँ मिला है? एक हेड के साथ मिला है 3 और एक टेल के साथ मिला है 3। अब आपसे क्या चीज पूछा है? आपसे पूछा है निरीक्षण कीजिए घटनाएं स्वतंत्र है या नहीं। स्वतंत्र घटना पे इसी प्रश्नावली का पहला ही सवाल हम लोगों ने लगाया है। जब दो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो दोनों घटना का इंटरसेक्शन दोनों घटनाओं की प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर हो जाता है। अगर हम यहाँ पे पी और पी भी निकाल दें, यानी ए तो निकला ही है, अगर हम ए के घटित होने की प्रायिकता निकालें तो ए में पी ए क्या आएगा? अनुकूल बटे कुल। अनुकूल इसमें कितने बिंदु हैं? 1 2 3 4 5 और 6, तो ये हो जाएगा 6 और कुल कितने थे? 12 थे। तो ये हो गया आपका 1/2। और अगर आपसे पी भी पूछे यानी बी के घटित होने की प्रायिकता कितनी होगी तो अनुकूल बटे कुल, इसमें अनुकूल में 2 है, कुल है 12, तो 1/6 आएगा। ठीक है। अब हमें दोनों का इंटरसेक्शन देखना है। अगर दोनों का इंटरसेक्शन इनके गुणनफल के बराबर होता है इन दोनों के, तो हमारी घटनाएं स्वतंत्र होंगी। तो फिलहाल अभी हमें क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी भी निकालना पड़ेगा। स्वतंत्र घटना में इसका भी काम पड़ता है। ए और बी में कुछ कॉमन है क्या? आइए देखते हैं। ये यहाँ पे H3 है, यहाँ भी H3 है, तो यही H3 दोनों में उभयनिष्ठ है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसकी प्रायिकता भी निकाल दीजिए। पी ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल देते हैं। इसकी प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल यानी कि 1 बटे कुल, कुल यानी कि कितना? 12, 1/12 हो गया। अब हमें स्वतंत्र घटना की कंडीशन को लगाना है और उत्तर चेक कर लेना है। अब यहाँ पे हम क्या निकाल देखेंगे? यदि ए इंटरसेक्शन बी का मान, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान पी ए और पी बी के गुणनफल के बराबर आ जाता है तो ए और बी घटनाएं स्वतंत्र हैं, अन्यथा नहीं। यही तो स्वतंत्र घटना से आप पढ़े थे कि दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता दोनों की प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर हो तो घटनाएं ए और बी स्वतंत्र होती हैं। तो इसका मान आपका आया है 1/12 और पी ए का मान है 1/2 और पी बी का मान है 1/6। गुणा करेंगे तो देखेंगे क्या 1/6 बराबर आ गया 1/6 के। अतः यहाँ से कहेंगे ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र ये तरह है घटनाएं हैं, घटनाएं। आई होप क्लियर हो गया होगा। जब दो घटनाओं का इंटरसेक्शन की प्रायिकता उन घटनाओं की प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर आता है तो स्वतंत्र होती हैं। क्योंकि अभी हमने पिछला जो सवाल किया वहाँ कंडीशनल वाला लगा था, क्योंकि ये इस पे डिपेंड करता था, और जब नहीं डिपेंड करेगा बी ए पे निर्भर नहीं करेगा तो यहाँ सीधे पी बी आएगा, पी बी बटे ए नहीं आएगा, इसलिए स्वतंत्र है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। दोनों ही प्रायिकता का गुणन नियम और स्वतंत्र घटना दोनों ही एक दूसरे का केस है, यानी प्रायिकता के गुणन नियम का ही एक केस स्वतंत्र घटना है। ठीक है, नोट करिए, अगले सवाल की ओर बढ़े। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, और आज की क्लास में ये सवाल आखिरी रहेगा, फिर अगले पार्ट में आगे के क्वेश्चन को करेंगे। सवाल नंबर 5 दिया है, एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से और 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए हैं। इस पासे को उछाला गया। ठीक है, एक ऐसा पासा जिसमें 1 2 3 लाल रंग से लिखा है, 4 5 6 हरे रंग से लिखा है, तो उसको उछाल दिया गया। तो मान लें कि ए घटना क्या दर्शा रही है? संख्या सम है दर्शा रही है, और बी घटना संख्या लाल रंग से लिखी गई है दर्शा रही है, को निरूपित करती है। तो क्या ए और बी स्वतंत्र घटना है? आपसे पूछा है। स्वतंत्र घटना का ही सवाल हमने पिछला वाला किया है, अभी ये भी स्वतंत्र घटना का है। आइए देखते हैं
क्या हो जाएगा, पासा उछला है तो पासा उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा, एक आ सकता है, 2 3 4 5 और 6 आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं पूछूं NaS यानी S में टोटल कितना आएगा, आप कहेंगे 6 आएगा। अब देखते हैं घटनाएं क्या दिया है। ए दिया है संख्या सम है, संख्या क्या है, सम है। ध्यान से, अगर ए कह रहा है सम संख्या है तो ए में आएगा कौन, सम संख्याएं ही आएंगी। सम संख्या कौन कौन है, 2 4 और 6, 2 4 और 6। ठीक है, यहीं पे मैं पूछ लूं इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, यानी कि PA, तो अनुकूल बटे कुल, अनुकूल में कितना है, 1 2 3 है और कुल है 6, यानी कि ये आ जाएगा 1 बटे में 2। अब दूसरी घटना B दिया है, B क्या दिया है, घटना B संख्या लाल रंग से लिखी गई है, संख्या जो है लाल रंग से लिखी है। थोड़ा सा इस केस को भी ध्यान दीजिएगा, लाल रंग से लिखी है, दिया क्या है, 1 2 3 लाल रंग से लिखा है। यहाँ पे प्रश्न में दे दिया है 1 2 3 लाल रंग से लिखा है, 4 5 6 हरे रंग से लिखा है। तो इसमें केवल हमें क्या लिखना है, बी वाले में कह रहा है संख्या लाल रंग से लिखी है, यानी तब बी में आएगा कौन, जो संख्याएं लाल रंग से लिखी होंगी वही आएंगी। लाल से कौन कौन लिखा गया है, 1 2 और 3, तो इसमें वही 1 2 और 3 ही तो आएंगे, लाल रंग वाले यही थे, तो यही आएगा। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, PB क्या हो जाएगी, यहाँ पे अनुकूल बटे कुल, 1 2 3 ये रहा और कुल है 6, यानी कि 1/2। अब स्वतंत्र है कि नहीं चेक करना है। यहाँ ध्यान दीजिए, जो आपका गुणन नियम वाला है वो केस स्वतंत्र में नहीं चलता है। गुणन नियम में 2 चीजें जब लगातार होती हैं तो एक के बाद दूसरा उसका शर्त बनता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ स्वतंत्र है, ये चेक करना है। तो इसके लिए आपको इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, A इंटरसेक्शन B, यहाँ से क्या आ जाएगा, A और B में कुछ उभयनिष्ठ है क्या, ऐसा कोई अंक है जो A और B में दोनों में आया है, तो यहाँ पे 2 दिख रहा होगा जो दोनों में है, तो उभयनिष्ठ तो 2 है, और जब 2 उभयनिष्ठ है तो हम क्या करेंगे, A इंटरसेक्शन B का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल 1 है, कुल 6 है। अब ये आ गया, अब हमें चेक करना है स्वतंत्र है या नहीं, तो यहाँ देखेंगे, कहेंगे A तथा B स्वतंत्र होंगे यदि कौन सी शर्त ये माने, अभी तो इसके पहले हम लोगों ने किया PA इंटरसेक्शन B बराबर हो जाए PA इंटू PB के। अगर ये इस शर्त का पालन करेंगे तो हम कहेंगे कि स्वतंत्र है। A इंटरसेक्शन B की वैल्यू आ गई 1/6, PA की वैल्यू थी 1/2 और PB की वैल्यू भी आई है 1/2। यहाँ पे क्या दिखने को मिला, 1/6 इज नॉट इक्वल्स टू 1/4। यहाँ तो बराबर नहीं आया, जब बराबर नहीं आया तो A तथा B स्वतंत्र घटना यहाँ पे नहीं होगी। इसने पूछा है क्या A और B स्वतंत्र हैं, आप कहेंगे A तथा B स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आई होप यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। सवाल इसके कठिन नहीं है, भाषा ही कठिन है, भाषा पे आपको ध्यान देना है। सवाल बस 2 ही फॉर्मूले पे पूरी प्रश्नावली चलेगी, स्वतंत्र घटना और प्रायिकता के गुणन नियम पे, सारे के सारे सवाल इन्हीं पर हैं। तो अगर कोई डाउट आपको आज की क्लास में रह गया है तो कमेंट जरूर कर दिया करिए। अगली क्लास में जब हम आगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे आपके डाउट्स को क्लियर करा देंगे। साथ वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो शेयर करते रहिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में और इस प्रश्नावली को आगे बढ़ाएंगे। और प्रश्नावली लंबी है तो 2 से 3 पार्ट आपको इसमें देखने को जरूर मिलेगा।
मिले तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिएगा, कंप्लीट करिएगा। तो तब तक अपना ध्यान रखिएगा और साथ में इस पूरी सीरीज को कंप्लीट कीजिएगा, तो ही इस चैप्टर से फायदा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है, आखिरी चैप्टर प्रायिकता। तो अपना ध्यान रखिएगा, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।